हेलो बच्चों, वेलकम टू द अनदर न्यू वीडियो। तो आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं द मैन हु स्वॉलोड अ स्नेक के क्वेश्चन आंसर्स। तो बच्चों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर किसी को इसकी स्टोरी नहीं पता है तो आपको आई बटन भी फ्लैश हुआ होगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक मैंने दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर चेक कर सकते हैं। और सबसे पहले ये क्वेश्चन आंसर करने से पहले आप वो स्टोरी सुन लेना, समझ लेना, उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स को ट्राई करना ताकि आपको ईजी हो जाए। तो बिना किसी देरी के हम करते हैं क्वेश्चन आंसर स्टार्ट। तो देखो बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 में आपको पूछा गया है, व्हाट डिड द वाइज मैन सी वाइल राइडिंग। यानी कि जो वाइज मैन था उसने राइडिंग के समय क्या देखा वो हमने बताना है। तो यहाँ पर बच्चों ये देखो, यहाँ पर ये डिड लिखा है। डिड जो है हमें पता है डू की सेकंड फॉर्म है, तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है आपको पास्ट में पूछा गया है, तो हम इसका आंसर भी जो है पास्ट में देंगे। तो हमारा आंसर रहेगा द वाइज मैन सा अ स्नेक स्लाइडिंग इनटू द स्लीपिंग मैन्स माउथ वाइल राइडिंग। यानी कि जो वाइज मैन था उसने क्या देखा था, उसने देखा था स्नेक जो है स्लाइड करते हुए जो आदमी सो रहा है उसके मुंह में चला गया था, जबकि वो खुद राइड कर रहा था। ठीक है ना बच्चों, यानी कि जब वो राइड कर रहा था तो उसने क्या देखा था, जो स्नेक है वो स्लाइड करते हुए स्लीपिंग मैन के माउथ में चला गया था। तो आ जाते हैं हम अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। सेकंड नंबर में क्या बोलता है, व्हाट डिड द वाइज मैन डू व्हेन ही कुड नॉट स्केयर द स्नेक अवे। यानी कि जो वाइज मैन था उसने क्या किया जब वो स्नेक को डरा नहीं पाया। स्केयर का मतलब होता है डराना। तो उसने जब कोशिश की थी स्नेक को डराने की, और जब वो जो स्नेक है वो नहीं डरा उससे, तो उसने क्या किया वो हमने लिखना है। ठीक है बच्चों, तो देखो यहाँ पर भी डिड लिखा हुआ। डिड क्या है, डू की सेकंड फॉर्म है, तो आंसर जो हमारा रहेगा वो भी पास्ट में रहेगा। तो हम लिखते हैं द वाइज मैन टुक अप हिज क्लब एंड स्ट्रक द स्लीपिंग मैन विद सेवरल पावरफुल ब्लोज। यानी कि जो वाइज मैन ने क्या किया, अपनी क्लब उठाई और स्ट्रक किया स्लीपिंग मैन, यानी कि उसने उसको हिट किया। किसको, स्लीपिंग मैन को। वो कैसे हिट किया, उसने काफी जोरदार उसे स्टिक से, क्लब से काफी जोरदार उस पर वार किए, जिससे उसको एकदम से नींद खुल गई। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 में है, वाई डिड द वाइस मैन चेज द मैन। चेज का मतलब होता है पीछा करना। तो यहाँ पर भी डिड है, डू की सेकंड फॉर्म, तो इसका मतलब क्वेश्चन जो है पास्ट में पूछा गया है। तो क्या पूछ रहा है, ये जो वाइज मैन था उसने दूसरे आदमी को चेज क्यों किया था। तो हमने उसका आंसर लिखना है द वाइज मैन चेज्ड। अब देखो आंसर हम पास्ट में दे रहे हैं, द वाइज मैन चेज द मैन सो दैट ही कुड वॉमिट एंड एवरीथिंग including the snake he had swallowed would come फ्रॉम हिज स्टमक। यानी कि जो वाइज मैन है वो उसने इसलिए चेज किया था आदमी को ताकि वो वॉमिट कर सके, और एवरीथिंग यानी कि सब कुछ, यहाँ तक कि जो स्नेक था वो भी उसके पेट से बाहर आ जाए जो कि उसने निगल लिया था। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, व्हाई डिड द मैन फॉल ऑन द वाइज मैन्स फीट। यानी कि देखो यहाँ पे भी डिड आ गया, तो सेकंड फॉर्म है, तो इसका मतलब पास्ट में पूछा गया, तो आंसर हम पास्ट में देंगे। तो लिखता है द मैन फेल। जो फेल है ये फॉल की सेकंड फॉर्म है। ठीक है, तो इससे ये हमारा जो आंसर है पास्ट में बन जाता है। द मैन फेल ऑन द वाइज मैन्स फीट। उसके पैरों में इसलिए गिर गया था क्योंकि बिकॉज ही सेव्ड हिज लाइफ, क्योंकि उसने उसकी जान बचाई थी, इसलिए वो उसके पैरों में गिर गया था। तो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 में देखो क्या पूछ रहा है, डू यू थिंक दैट द वाइज मैन प्रूव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू सेव द मैन्स लाइफ। सबसे पहले तो हम ये देखेंगे, यहाँ पे लिखा है डू। तो अभी तक हमारे जो क्वेश्चन थे उसमें डिड यूज हो रहा था, तो हमें पता चल गया था वो सेकंड फॉर्म है, और जो क्वेश्चन है आपसे पास्ट में पूछा गया। तो अभी जो आपका क्वेश्चन है ये आपसे प्रेजेंट में पूछ रहे हैं, डू यू थिंक, यानी कि क्या आप सोचते हैं, ये आपसे सवाल पूछ रहे हैं, दैट द वाइज मैन प्रूव टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू सेव द मैन्स लाइफ। यानी कि क्या आप सोचते हैं कि जो वाइज मैन था उसने अपनी जो समझ है या इंटेलिजेंस है उसको साबित किया, जो दूसरा इंसान था उसको उसकी जान बचा के। तो क्या आपको लगता है, आप क्या समझते हैं कि उसने साबित किया या नहीं किया। तो ये आपने आंसर लिखना है। तो हम आंसर इसका प्रेजेंट में लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, यस आई थिंक दैट द वाइज मैन
प्रूव्ड टू बी इंटेलिजेंट इनफ बाय सेविंग द मैन्स लाइफ। यानी कि हाँ, हम समझते हैं कि जो वाइज मैन था उसने अपनी जो काबिलियत या अपनी समझ है उसको साबित किया है। कैसे साबित किया है उसने? दूसरे आदमी की जान बचा के। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन आंसर समझ आए होंगे। तो अब हम बढ़ते हैं इसके लैंग्वेज वर्क की तरफ। तो इसका इस चैप्टर में जो लैंग्वेज और ग्रामर वर्क है वो थोड़ा ज़्यादा है, तो ध्यान से हम उसको करेंगे। तो अगर आप एक बार में नहीं करेंगे तो इसको वीडियो को आधी वीडियो अभी देख लेना, आधी वीडियो बाद में देख लेना, तो ये वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है। तो इसको हम इसी वीडियो में कवर कर लेंगे सारा चैप्टर, ठीक है बच्चों? और ध्यान से समझना है इसको, क्योंकि ये बेसिक सी चीज़ है, ये आपको आनी ज़रूरी चाहिए। तो देखो बच्चों, सबसे पहले आपको लैंग्वेज वर्क में क्या पूछा गया? फाइंड फ्रॉम द टेक्स्ट वर्ड्स फ्रेजेस विच मीन्स द फॉलोइंग। यानी कि आपको यहाँ पर जो ये सेंटेंस दिया गया है इसका एक वर्ड निकालना है जो कि आपको ये टेक्स्ट में दिया गया है। यानी कि यहाँ से इसी में से आपको फाइंड आउट करने हैं वर्ड्स। तो देखो बच्चों, ये जो इसके ना बहुत सारे मतलब हो सकते हैं एक सेंटेंस का। जैसे ये एक वर्ड मैंने निकाला और इसके कई सारे और भी सिनोनिम्स हो सकते हैं, और भी हम इसको कह सकते हैं, लेकिन हमें वही वर्ड लिखना है जो चैप्टर में दिए गए हैं, ठीक है बच्चों? तो उस चीज़ का ध्यान रखना। तो जैसे पहले इसमें बोलता है टू मेक अ पर्सन और एनिमल फ्रिटेंड। यानी कि किसी एनिमल या किसी पर्सन को डराना। वो तो किसी पर्सन को डराने को क्या बोलते हैं हम स्केयर कह सकते हैं। स्केयर करना का मतलब क्या होता है? डराना, किसी को डराना। ऐसे तो यहाँ पर फ्रिटन भी लिखा है, फ्रिटन का मतलब भी डर होता है, वो भी लिख सकते हैं। या फिर इसमें एक वर्ड और यहाँ पर लिखा हुआ है आपको, जैसे कि ये टेरिफाइड, ये वर्ड भी लिखा है। तो टेरिफाइंग का मतलब भी होता है कि डरा हुआ, डराना। तो बेसिकली हम स्केयर वर्ड यूज करेंगे, स्केयर ज़्यादा ठीक है, कि किसी को डराने के लिए हम स्केयर वर्ड जो है वो लिख सकते हैं, ठीक है बच्चों? तो अब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेंटेंस पे। नेक्स्ट क्या लिखा है? टू फ्लो क्विकली इन लार्ज अमाउंट। यानी कि कोई चीज़ जो है फ्लो करती है, बहती है और तेज़ ज़्यादा अमाउंट में, तो उसको क्या कहते हैं? हम पोर कहते हैं, POUR। और तीसरे नंबर पे आ जाता है कंप्लीटली फिल्ड, जो पूरी तरह से भरा होता है, उसको क्या कहते हैं हम? यहाँ पे वर्ड यूज़ किया है बुक में आपको, स्टफ, ठीक है? तो स्टफ्ड लिख सकते हैं, स्टफ लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। ये सेकंड फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म स्टफ होती है। तो आप स्टफ लिखें या स्टफ्ड लिखें, दोनों ठीक है। ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि छोटे पीरियड जो टाइम का होता है काफ़ी फास्ट वाला, तो उसको क्या कहते हैं? क्विक, जल्दी से, है ना? तो उसके बाद आ जाते हैं टू एम्प्टी द कंटेंट्स ऑफ द स्टमक थ्रू द माउथ। यानी कि पेट में जो भी कुछ सामान होता है वो बाहर आ जाए। अभी देखो कितना लंबा सेंटेंस लग रहा है। तो इसके लिए अगर एक वर्ड यूज करना हो तो हम क्या यूज कर सकते हैं? वॉमिट। वॉमिट का मतलब क्या होता है? कि जो भी चीज होती है पेट में वो बाहर आ जाए मुंह के जरिए, तो उसको हम वॉमिट कहते हैं। अब इसी तरह से बी पार्ट है। बी पार्ट में क्या है? फाइंड द ऑपोजिट वर्ड्स। देखो यहाँ पर भी क्या बोल रहा है? ऑपोजिट वर्ड्स फाइंड करना फ्रॉम द टेक्स्ट। यानी कि जो ऐसे तो इनके बहुत सारे यहाँ पर मीनिंग होते हैं, मतलब ऑपोजिट वर्ड्स हो सकते हैं, बट हमें कौन से ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं जो इस बुक में यूज किए हैं। यानी बुक में नहीं, सॉरी, इस चैप्टर में, ठीक है? पूरी बुक में से नहीं करना है, जो ये चैप्टर है आपका द मैन हु स्वॉलोड ए स्नेक, स्पेशली इसी में से ये वर्ड्स निकालने हैं और आपको यहाँ पर इसके ऑपोजिट वर्ड्स लिखने हैं। तो सबसे पहले आ जाता है फुलिश। फुलिश का ऑपोजिट क्या होता है? वाइज। यहाँ आपको पता है चैप्टर में वाइज वर्ड है, ये यूज किया हुआ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, मैंने अंडरलाइन किए हुए हैं, ये देख लीजिए, वाइज यूज किया हुआ है, ठीक है? तो उसके बाद आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ड पे। नेक्स्ट वर्ड क्या लिखा हुआ है? अवेक। अवेक का मतलब होता है जागना, ठीक है? अवेक का मतलब है जागना, तो उसका ऑपोजिट क्या हो गया? सोना। अस्लीप हो गया सोना, तो अस्लीप हमारे यहाँ वर्ड यूज किया हुआ है, ये देख सकते हैं आप। ये देखो, अस्लीप यूज किया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं हम थर्ड वर्ड पे। थर्ड वर्ड क्या है हमारा? माउंट। माउंट का होता है किसी चीज़ पे चढ़ना, तो उसका ऑपोजिट क्या होता है? डिसमाउंट। डिसमाउंट मतलब होता है उतारना, है ना? अब ये देखो डिसमाउंट यहाँ यूज़ किया हुआ है ना, तो इसलिए आपको इसी में से वर्ड्स जो है यहाँ पर लिखने हैं। तो अब मैं बार बार स्क्रॉल नहीं करूँगा, आप खुद अपनी बुक में से ढूंढ लेना, ठीक है? स्लोली का होता है, स्लोली कौन सा होता है? धीरे धीरे। तो धीरे का क्या होता है? फास्ट। पावरलेस क्या होता है? जिसमें शक्ति नहीं होती है। पावरफुल क्या होता है? जो शक्तिशाली होता है, जिसमें ताकत होती है। डेंजर क्या होता है? खतरा। खतरा का ऑपोजिट क्या होता है? सेफ्टी। ब्लेस्ड। ब्लेस्ड क्या होता है? किसी को दुआएं देना, उसका ऑपोजिट क्या होता है? कर्स, किसी को बददुआ देना।
वर्चू वर्चू देखो बेटा, वर्चू के बड़े सारे मतलब हो सकते हैं, और बेसिकली यहाँ पर जो ऑपोजिट वर्ड यूज़ किया गया हमने उसके हिसाब से देखना है। यहाँ पर जैसे वर्चू हम कह सकते हैं वीर आदमी को, ठीक है, वीर होता है जैसे कोई ब्रेव आदमी, उसको वर्चू वर्ड यूज़ कर सकते हैं। तो जो ब्रेव होता है उसका ऑपोजिट क्या होता है, डरा हुआ। तो फ्राइट वर्ड जो है यहाँ पर सही बैठेगा। ऐसे आप देखोगे कहीं और ऑनलाइन तो वहाँ पर वर्चू का वाइस लिखा होगा, वर्चू का डीमेरिट लिखा होगा। तो असल में वो दोनों वर्ड्स असल में उसका ऑपोजिट वर्ड है वर्चू का, बट हमारे इस टेक्स्ट में वो वर्ड यूज़ ही नहीं किए हैं, तो इसलिए हम वो लिख ही नहीं सकते। तो जो ये वर्चू है ये किसके लिए यूज़ किया गया है, ये एक वीरता के लिए, यानी कि एक किसी की क्वालिटी भी के लिए भी हम यूज़ कर सकते हैं। कोई ब्रेव आदमी होता है उसकी क्वालिटी हम यूज़ कर सकते हैं कि ये आदमी बड़ा वर्चुअस है, यानी कि काफ़ी ताकत, मतलब ये हिम्मत वाला आदमी है। तो दूसरा ही इसी का ऑपोजिट हो सकता है फ्रेट, कि डरपोक आदमी है, ठीक है। तो ये वर्ड जो है इसके लिए फिलहाल करेक्ट रहेगा। तो उसके बाद यहाँ पर आ जाता है स्टॉप। स्टॉप का होता है रन, यहाँ पर क्योंकि स्टॉप का होता है स्टार्ट, बट यहाँ पर स्टार्ट वर्ड नहीं है इस टेक्स्ट बुक में, तो हम स्टॉप का हो गया रुकना, तो इसका ऑपोजिट हो गया यहाँ पर हम रन यूज़ करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने जैसे बताया कि स्टॉप का आप स्टार्ट कह सकते हैं, है ना, ऑपोजिट वर्ड, लेकिन हमने इस टेक्स्ट में से निकालना, तो इस टेक्स्ट में स्टार्ट वाला कोई वर्ड लिखा नहीं है, यानी कि जो इस चैप्टर में स्टार्ट कहीं लिखा नहीं है, ना ही वर्चू के ऑपोजिट में वाइस लिखा है, ना ही डीमेरिट लिखा है। तो हमने वो वर्ड लिखने जो बुक में इसे आपको इस चैप्टर में दिए गए हैं या यूज़ किए गए हैं। तो स्टॉप का हम लिख सकते हैं रन। बैकवर्ड का लिखा है, बैकवर्ड क्या होता है, पीछे आना। फॉरवर्ड इसका आ जाता है ऑपोजिट। उसके बाद ओल्ड, ओल्ड क्या होता है, पुराना। ऑपोजिट क्या होता है, नया, न्यू। रिमेंबर याद रखना, ऑपोजिट क्या होता है, भूल जाना, फॉरगेट। डिफ़िकल्ट क्या होता है, मुश्किल, तो मुश्किल का ऑपोजिट क्या होता है, इजी, आसान। ब्यूटीफुल क्या होता है, जो बहुत सुंदर होता है। अगली क्या होता है, बदसूरत। वाइट क्या होता है, ये तो पता ही है, ब्लैक, ये भी आपको पता ही है। अलाइव कौन होता है, जो जिंदा होता है, और जो उसका ऑपोजिट होता है वो होता है डेड। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आया होगा ये। तो इसी के साथ हमारा लैंग्वेज वर्क हो गया कंप्लीट। अब आ जाते हैं ग्रामर की तरफ। बच्चों जो एक ग्रामर होती है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और ये आपको पूरी लाइफ काम आएगी। अगर आपने अच्छे से ग्रामर सीखी होगी तो ये आपको बोलने और लिखने में बहुत हेल्प करेगा। अगर आप इसको अभी नहीं समझोगे तो आपको लाइफ टाइम बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जो चैप्टर्स होते हैं ये कभी रिपीट नहीं होते लाइफ में, लेकिन जो ग्रामर है ये आपको लाइफ टाइम रिपीट होती रहेगी कहीं ना कहीं। तो इसलिए इसको अच्छे से समझना, जो भी आप इसके रूल्स समझेंगे, ये जैसे आप मैथ्स में फार्मूले समझते हैं, ऐसे ही जो ग्रामर होती है उसमें रूल्स होते हैं। तो वो रूल्स समझने बहुत ज़रूरी होते हैं, और उसी को फॉलो किया जाता है, तब जाके जो आपकी ग्रामर होती है वो परफेक्ट हो जाती है। ठीक है बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पर लिखा है, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस फ्रॉम द टेक्स्ट। अभी यहाँ पर आपको जो ये लाइन दी गई है, ये आपके यहाँ पर टेक्स्ट जो ये आपका आपने स्टोरी पढ़ी है उसी में से दी गई है। द वाइज मैन डिसमाउंटेड क्विकली एंड ट्राइड टू स्केयर द स्नेक अवे बट टू नो अवेल। अब यहाँ पर डिसमाउंटेड और ट्राइड को जो है अंडरलाइन किया गया है। अब क्या बोल रहा है, द अंडरलाइन वर्ड्स इन द अबव सेंटेंसेस आर वर्ब्स। These verbs are regular verbs. A regular verb is a verb which has ed or d in the past and past participle forms. अच्छा, तो बच्चों जो ये आपको अंडरलाइन वर्ड्स दिए गए हैं, ये आपको इसे क्या रिप्रेजेंट करता है कि ये वर्ब्स हैं, ठीक है। वर्ब्स पहले हम समझ लेते हैं कि वर्ब्स होता है क्या। देखो बच्चों, वर्ब जो होते हैं वो हम कोई भी एक्शन काम करते हैं जिससे हमारे काम का पता चलता है कि हम एक्चुअली कर क्या रहे हैं, तो वो वर्ब्स कहलाते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर आप सो रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जाग रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, प्ले कर रहे हैं, बैठे हुए हैं, तो जितनी भी ये एक्टिविटीज़ होती हैं वर्क, जिसमें आप पता चल रहा है कि आप कोई काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे क्या होते हैं, वर्ब्स होते हैं, ठीक है बच्चों। और जो ये वर्ब्स होते हैं यही ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनसे हमें पता चलता है कि कौन सा सेंटेंस पास्ट का है, कौन सा प्रेजेंट का है, और कौन सा फ्यूचर का है। क्यों? क्योंकि जो हम वर्ब यूज करते हैं उसी से हमें पता चलता है कि एक्चुअली बात हो क्या रही है और किसकी बात हो रही है, ठीक है। तो कोई भी ऐसा काम जो भी आप करते हैं वो वर्ब कहलाते हैं। अब यहाँ पर जो अंडरलाइन किया गया है डिसमाउंटेड, डिसमाउंट क्या किया था, डिसमाउंट का मतलब क्या होता है, डिसमाउंट का मतलब जब वो कोई चीज़ राइड कर कर आ रहा था, अब हॉर्स राइड करके आ रहा था या बाइक राइड करके आ रहा था, फिर वो उससे उतर गया,
तो उतरने को क्या बोलते हैं? डिसमाउंट कहते हैं। तो किसी चीज से उतरना यानी कि कोई ना कोई तो एक्टिविटी हो रही है, इसलिए ये वर्ब होता है। और ट्राइड, ट्राइड करना किसी चीज की कोई कोशिश करना, कोई भी ऐसा काम करना जिसमें हरकत हो, तो वो क्या होता है? वर्ब होता है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं जैसे टॉक, टॉक, टॉक। तो ये बेटा ये तीन फॉर्म्स है, V1, V2, V3, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो बेसिकली जो हमारी ये फॉर्म्स होती है, इसी से हमें पता चलता है कि हमारी जो बात है वो प्रेजेंट की है, पास्ट की है, या फिर फ्यूचर की है। अभी हमारी बात चल रही है कि जैसे यहाँ पर बोल रहा है टॉक, यानी कि टॉक हो गया, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है कि प्रेजेंट की बात चल रही है। जो ये टॉक्ड है ये हो गया आपकी सेकंड फॉर्म, जो कि पास्ट की बात चल रही है। ये थर्ड फॉर्म होगी, ये हो गया कि पास्ट पार्टिसिपल की बात चल रही है। इसी तरह डांस, 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 से, सेड, सेड। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज नोटिस करने वाली है, ये जो इसने ईडी लगाया है पीछे, देख रहे हो ये ईडी लगा है, ये भी ईडी लगा है। उससे पहले क्या है? टॉक, टॉक के पीछे ही ईडी लगा दिया, यानी कि इसने कोई भी इसकी जो आवाज थी, यानी कि जो पूरा का जैसे हमने टॉक लिखा है, तो वैसे के वैसे हमने टॉक लिखा और उसके पीछे क्या लगा दिया? ईडी लगा दिया। कुछ अलग से नहीं किया है ना, बस ईडी हमने ऐड किया। ऐसे डांस, इसके पे यहाँ पर डांस लिखा है और साथ में सिर्फ डी ऐड कर दिया। इसमें से लिखा था, इसमें सेड कर दिया, SAI, फिर डी इसमें ऐड कर दिए। तो जो बेटा जिसके पीछे ईडी या फिर डी, जैसे कि इसने लिखा है, जब भी किसी वर्ब के पीछे ईडी या फिर डी लगा होगा तो वो कौन से वर्ब होंगे? इरेगुलर वर्ब्स होंगे। और इसी तरह जिसके पीछे ईडी या डी नहीं लगेगा वो इरेगुलर वर्ब्स होंगे। समझे बच्चों? अब जैसे देखो कट, 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 इसमें ईडी लगाया नहीं, ना ही इसके पीछे डी लगा है, तो ये एज इट इज ही रहा, तो ये जो है इरेगुलर वर्ब है। ठीक है? ऐसे गो, वेंट, गॉन। देखो यहाँ पर वेंट आ गया, यहाँ पर गॉन आ गया, तो यहाँ पर भी ईडी वाली बात हुई नहीं, तो ये क्या बन गया हमारा? ये हमारा बन गया इरेगुलर वर्ब। देखो यहाँ पर क्या है, होता है कि जो रेगुलर वर्ब होते हैं उसमें एक तो जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो तो लिखनी लिखनी है, प्लस उसके साथ ईडी ऐड होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो ऐसी कोई कंडीशन थी नहीं, तो इसलिए ये इरेगुलर हो गए। ऐसे ही देखो टेल, टोल्ड, टोल्ड, इसमें अब आप सोचोगे ये डी लगा दिया, टोल्ड हो गया, लेकिन इसमें यहाँ पे TELL, यहाँ पे भी TELLED अगर होता तो हम बोल सकते थे ये रेगुलर वर्ब है। बट यहाँ पर टेल्ड नहीं लिखा, यहाँ पे टोल्ड लिखा है, तो ये इरेगुलर वर्ब होगा। सेम ऐसे फीड के साथ भी है, फेड, फेड। ठीक है? तो ये इरेगुलर वर्ब्स हो गए। अब बच्चों कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो रेगुलर भी होते हैं और इरेगुलर भी होते हैं। यानी कि देखो अगर आप सपोज करो यहाँ पर ये गो लिखा है, ठीक है, अब आप इसको गोड नहीं लिख सकते, GOED नहीं लिख सकते, वो आपका जो है वो सेंटेंस जो है ये वर्ड होगा वो गलत हो जाएगा। ठीक है? तो हम गो की जगह जो सेकंड फॉर्म होगी वो क्या यूज करते हैं? वेंट ही यूज करेंगे, हम इसके अलावा और कोई वर्ड नहीं यूज कर सकते। ठीक है बच्चों? इसी तरह जो टेल है, टेल की हम सेकंड फॉर्म क्या यूज करेंगे? टोल्ड यूज करेंगे। ठीक है? इसको टेल्ड नहीं लिख सकते आप, अगर आप टेल्ड लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों? और मजाक अलग से बन जाएगा। कट लिखो, कट, कट को हम कट ही लिखते हैं, इसको कटिड नहीं लिख सकते, अगर लिखोगे तो मजाक बन जाएगा, जैसे मैंने आपको बताया। ऐसे फीड का फीडिड नहीं कर सकते, इसको फेड कहते हैं। ठीक है? लेकिन कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें आप ईडी भी लगा सकते हो और दूसरा भी लगा सकते हो, तो वो होते हैं, वो रेगुलर भी होते हैं और इरेगुलर भी होते हैं। जैसे लर्न, इसको आप लर्नट भी कह सकते हो, लर्न भी कह सकते हैं। किसी की जगह अगर आप लर्नट लिख दोगे ना, तो एक किसी बच्चे ने अगर सपोज करो आपने और आपके फ्रेंड ने सेम आंसर लिखा है, लेकिन एक ने लिखा लर्नड और एक ने लिखा लर्न, तो दोनों का ही जो आंसर होगा वो ठीक होगा। ठीक है? तो ये गलत नहीं है। इसी तरह स्पॉइल में आप स्पॉइल्ड भी लिख सकते हो और स्पॉइल्ड भी लिख सकते हैं। लाइट में आप लिट भी लिख सकते हो और लाइटेड भी लिख सकते हो, तो ये आपका गलत नहीं होगा। ठीक है बच्चों? तो आपको यहाँ पर एक टेबल दिया गया, ये टेबल आपको खुद से फिल करना है डिक्शनरी की हेल्प से, जिसमें आपको पता चल सकता है कि कौन सा जो आपका वर्ब है वो प्रेजेंट का, पास्ट का, या फिर पास्ट पार्टिसिपल का। अब जैसे इसने फर्स्ट करके दिया है बी, बी का पास्ट होता है वाज या फिर वर। अगर वाज होता है सिंगुलर के लिए और जो वर होता है वो प्लूरल के लिए होता है। ठीक है? आई, जैसे आई वाज, लेकिन यू के साथ क्या होगा? यू के लिए वर लगता है। ठीक है? यू के साथ वाज नहीं लगता। लेकिन दे होंगे, अगर बहुत सारे होंगे तो उनके साथ वर लगेगा, दे वाज नहीं होगा। ठीक है बच्चों? तो ये जब डिटेल में हम सेंटेंसेस वगैरह पढ़ेंगे तो वहां पे डिस्कस करेंगे। तो उसके बाद पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल में क्या आता है? बीन। उसी तरह जैसे इसमें आपको पहला फर्स्ट आपको प्रेजेंट में क्या दिया है? बीट, तो इसकी सेकंड फॉर्म भी बीट होती है, लेकिन थर्ड फॉर्म क्या होती है? बीटन।
बीट होता है किसको मारना पीटना, ठीक है। और इसके बाद आते बैट। बैट क्या होता है, शर्त लगाते हैं ना, जैसे किसी, जैसे आप देखते होंगे कि बहुत सारे ड्रीम इलेवन पे बैट लगाते हैं, तो ये वो वाली बैट है, ठीक है। बैट, इसके सेकंड फॉर्म भी बैट होती है, थर्ड फॉर्म भी बैट होती है। बाय बाय मतलब कुछ खरीदना, इसके सेकंड फॉर्म होती है बॉट, थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, बॉट। लीन, लीन्ड, लीन्ड, लेकिन इसको लेंट भी लिख सकते हैं, तो ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों है, ठीक है। स्पिल में भी ऐसा ही है, ये रेगुलर और इरेगुलर दोनों है, तो इसको स्पिल्ड भी लिख सकते हो और स्पिल्ट भी लिख सकते हैं। चूज, चूज, इसमें देखो, इसमें स्पेलिंग में थोड़ा, इसमें आवाज सेम आ रही है, चूज चूज, लेकिन इसमें क्या है कि स्पेलिंग में डिफरेंस है। तो ये आगे चूजन। डिग, डग, डग। फाइंड का फाउंड, फाउंड। फॉरगिव, फॉरगे, फॉरगिवन। ले, लेड, लेन। सी, सॉ, सीन। सिंक, सैंक, संक। स्प्रिंग, स्प्रैंग, स्प्रंग। स्टिंग, स्टंग, स्टंग। टेक, टुक, टेकन। तो बच्चों ये जो फॉर्म्स हैं ये आपको याद भी करनी है, आपको आनी चाहिए। और अगर आप नहीं याद करोगे, इससे क्या होगा कि आपको जहां पर सेकंड फॉर्म लिखनी होगी तो गलती से कुछ वर्ड कुछ और होगा, जैसे मैंने आपको बताया, लिख को छोड़ दोगे तो उससे क्या होगा, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ठीक है। वो आपके सेंटेंसेस अच्छे नहीं होंगे, गलत हो जाएंगे सारे, ठीक है। उसके बाद ये कुछ 5 एक्शन वर्ड्स जो है हमें यहाँ पर नोट डाउन करने, और लिखने कहाँ से हैं, बुक से ही, जो आपकी ये स्टोरी दी गई थी इसी में से आपको फाइंड आउट करना है। वैसे तो आप कह सकते हैं एक्शन वर्ड्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन हमने वही चुन के लिखने हैं जो आपकी इस स्टोरी में दी गई है। जैसे राइडिंग, राइडिंग क्या होता है, किसी चीज को राइड करना, चलाना, बाइक हो चाहे हॉर्स हो। स्लीपिंग, सोना। स्लाइडिंग, स्लाइड क्या करना, जैसे वो मूव करना है ना। रनिंग क्या होता है, दौड़ना। स्टफिंग, जैसे कि किसी चीज में कुछ भरना। तो ये सारी क्या है, एक्टिविटीज है, और एक्टिविटीज क्या है, कुछ एक्शन हो रहा है, तो इसलिए हम इनको क्या कहेंगे, एक्शन वर्ब कहेंगे। ठीक है बच्चों, उम्मीद करता हूँ सबको आ रहा होगा समझ। तो अब हम यहाँ देख लेते हैं, हमें यहाँ पर कुछ डायरेक्ट स्पीचेस दी है और उनको आपने क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों हम क्या करेंगे, रूल फॉलो करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें रूल में क्या बताया था कि जो भी हेल्पिंग वर्ब्स, देखो जो ये आर से स्टार्ट होते हैं, या विल शैल करके क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं, या डू यू ऐसे करके क्वेश्चन होगा, तो वो सारे क्या होते हैं, ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होते हैं। आर, जैसे वाज पास्ट में होगा तो वाज वर करके कोई क्वेश्चन करेगा, या डिड करके क्वेश्चन आएगा। जैसे कि यहाँ पर देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, डू, डिड, हैव, विल, इज, ये सारे क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो जो भी इनसे क्वेश्चन स्टार्ट होगा, जैसे इज इट स्नोइंग, अब यहाँ पर व्हाट इज स्नोइंग, हाउ इज स्नोइंग, ऐसे करके नहीं ना, यहाँ पर क्या क्वेश्चन किया गया, इज इट स्नोइंग। तो जो ये इज से, या विल यू लैंड मी यूर बुक, कि क्या तुम मुझे अपनी बुक उधार दोगे, तो विल से क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है, तो ये सारे क्या, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। देखा, हैव यू सॉल्व द क्वेश्चन, क्या तुमने क्वेश्चन सॉल्व किया, पूछ तो क्वेश्चन रहा है ना, अब डब्ल्यू एच से तो नहीं स्टार्ट की ना इसने क्वेश्चन। तो ये सारे क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स। तो जो जहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब्स होंगे तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, या तो वेदर लगाएंगे या फिर इफ लगाएंगे। और जो डायरेक्ट ये डब्ल्यू एच फैमिली से स्टार्ट होते हैं, जैसे वट, वाई, या हाउ, हु करके कोई क्वेश्चन पूछ रहा हो, तो वहां पर हम इफ वगैरह नहीं लगाएंगे। तो ये रूल्स यहाँ पर हम फॉलो करते हैं। देखो, माई फ्रेंड सेड टू मी, विल यू हेल्प मी इन दिस मैनर। अब ये क्या है, विल। विल यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, क्वेश्चन तो पूछ रहा है लेकिन कैसे, हेल्पिंग वर्ब से लगा के, है ना। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, आंसर जो है, देखो सबसे पहले तो हमें आंसर जो है वो पास्ट में ही लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर पहले ऑलरेडी ये पास्ट हो चुका है, सेड लगाया हुआ है, तो ये पास्ट में, तो हमें आंसर पास्ट में देना है। माई फ्रेंड आस्क मी इफ आई वुड हेल्प हिम इन दैट मैनर, जो दिस है वो चेंज हो जाएगा दैट मैनर, क्योंकि ये उनकी बात चल रही है, सामने तो बात नहीं हो रही, तो इसलिए जो ये है, दिस जो है वो दैट में चेंज हो जाएगा, जो विल है वो वुड में चेंज हो जाएगा, सेकंड फॉर्म में वो चेंज हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद जो ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब होता है, अगर जैसे वुड लगा दिया, उसके बाद जो नेक्स्ट वर्ब आता है तो वो उस सेकंड फॉर्म में नहीं आएगा, वो हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आएगा, ठीक है। विल शैल के बाद जो अगला हम वुड वगैरह लगाते हैं, शुड लगाते हैं, कुड लगाते हैं, तो अगर ये ऑलरेडी सेकंड फॉर्म में हो चुके हैं, तो जो उसके बाद हम फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगाएंगे वो हमेशा कौन सी रहेगी, फर्स्ट ही रहेगी, उसको हम सेकंड नहीं करेंगे, जो भी हम वर्ब्स यूज करेंगे ना। इसी तरह देख लो, ही सेड टू मी व्हाट कैन आई डू फॉर यू। अब व्हाट कैन आई डू फॉर यू, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, ये प्रेजेंट में पूछ रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या हो चुका है,
सेड, यानी कि हमें आंसर क्या करना है पास्ट में। यहाँ पर भी क्वेश्चन ही पूछ रहे लेकिन स्टार्ट किससे हुआ है, WH फैमिली से, तो यहाँ पर इफ नहीं लगाएंगे, ठीक है, हम डायरेक्ट लिख देंगे ही आस्क्ड मी व्हाट। अब यहाँ पर हमने इफ नहीं लगाया, व्हाट ही कुड डू फॉर मी, यानी कि उसने मेरे से पूछा कि वो मेरे लिए क्या कर सकता है। बात तो वही बोल रहा है लेकिन थोड़ा इनडायरेक्ट स्पीच में बात कर रहा है। I said to her, why is the child weeping? I asked her the child I asked her why the child was weeping। देखो यहाँ पर भी WH फैमिली से स्टार्ट था, यहाँ पर हमने इफ नहीं लगाया तो सीधा हमने क्या कर दिया, हर के बाद वाई लगा दिया। अब यहाँ पर भी वाई है तो यहाँ पर भी आप चेक कर सकते हो, वाई से पहले हमने इफ नहीं लगाया, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो हाउ है, ये WH फैमिली में आता तो यहाँ पर भी हमने इफ नहीं लगाया। तो यहाँ पर क्या है, आई सेड टू हर इज इट स्नोइंग, आई आस्क हर इफ इट वाज स्नोइंग। तो देखो यहाँ पर हमने इफ लगा दिया, तो ये देखने वाली चीज थी। देखो जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होता है वहां पर हम इफ लगाते, जहाँ पर WH फैमिली से होता है वहां पर इफ नहीं लगाते। तो इसी तरह अब यहाँ पर ये अगर देखो यहाँ पर मैं थोड़ी देर रोक के रखता हूँ, तो अगर आपको ये उतारना है तो आप इसको पॉज करके ये आंसर लिख सकते हैं, ठीक है। तो हम बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या है, आपको आपको इनडायरेक्ट दिए हैं तो इनडायरेक्ट को डायरेक्ट में कन्वर्ट कर देना। द टीचर आस्क द न्यू कमर व्हाट हिज नेम वॉज। अब यहाँ पर आस्क है, बेशक है, लेकिन हम क्या करेंगे कि टीचर ने उससे कहा, तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे द टीचर सेड टू द न्यू कमर। यहाँ पर टू भी आएगा, सेड के साथ क्या आता है, टू भी आएगा, टू द न्यू कमर, बाकी सेम रहता है, खाली आस्क की जगह क्या हो गया, सेड टू आ गया, ठीक है। उसके बाद व्हाट हिज नेम वाज, यानी कि उसका नाम क्या था, तो ये क्या है, व्हाट इज योर नेम, यानी कि टीचर ने डायरेक्ट उसको पूछा था, टीचर कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट इज योर नेम, और इसको क्या कर देंगे हम इन्वर्टेड कॉमास में, इस जो सेंटेंस को जो ये पूछा गया है इसको हम इन्वर्टेड कॉमास में डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद माई फ्रेंड सेड टू मी, ये देखिए, माई फ्रेंड आस्क मी इफ आई वॉज फीलिंग वेल, मेरे फ्रेंड ने क्या पूछा कि क्या मैं ठीक फील कर रहा हूँ या नहीं, है ना। तो माई फ्रेंड सेड में आर यू फीलिंग वेल, यानी कि अब कोई किसी से क्वेश्चन पूछता है, कैसे पूछता है, देखो यहाँ पर इफ लगा दिया है ना, तो इफ से हमने यहाँ पर चेंज किया है, यहाँ पर हमें पता चल गया यहाँ पर WH फैमिली से नहीं आएगा, तो हमें क्या करेक्ट हेल्पिंग वर्ब यूज करना है, वो हमें सोच समझ के लिखना है। वो इफ आई, जो ये वाज है, वाज किस में चेंज हो गया, प्रेजेंट में कैसे पूछा इसने, आई वाज को इसने चेंज कर दिया आर यू फीलिंग वेल, बाकी सेम ही है। इसी तरह आई आस्क हर व्हेन शी वुड गो टू मुंबई, यानी कि मैंने उससे पूछा कि वो मुंबई कब जाएगी। अ, तो ये क्या बोल रहा है, आई सेड टू हर व्हेन विल यू गो टू मुंबई। देखो व्हेन आगे WH फैमिली से व्हेन लगा दिया, उसके बाद शी, जो ये वुड है, वुड किस में बन गया, विल में, तो विल यू गो टू मुंबई। शी, हम यहाँ पर शी नहीं यूज करेंगे क्योंकि वहां पर डायरेक्ट बात हुई है, तो ये किसे यू करके बात हुई है ना। तो ये इस तरह से होते हैं। तो अगर किसी को कोई कंफ्यूजन है तो वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो अगर आप उतार रहे हो तो इसको पॉज करके उतार सकते हो। तो वही हमने रूल फॉलो करना है बच्चों, जिसमें हेल्पिंग वर्ब होगा उसमें इफ लगेगा, जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा उसमें डायरेक्ट आप लिख लोगे। जैसे कि WH फैमिली से स्टार्ट हो गया क्वेश्चन, तो उसमें क्या होगा, डायरेक्ट आप उसको इनडायरेक्ट में कर सकते हो, ठीक है। डायरेक्टली आप, यानी कि बिना इफ लगाए भी आप उसको इनडायरेक्ट स्पीच में कर सकते हो। और जिसमें हेल्पिंग वर्ब है तो उसमें हमें क्या करना है, इनडायरेक्ट स्पीच में इफ ऐड करके वो दो जो अलग अलग सेंटेंसेस उसको जोड़ना है, ठीक है। अगर उम्मीद करता हूँ सबको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अगर नहीं आया उसका समझ, तो हम जब इसको पूरा एक ग्रामर पोर्शन स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच का, तो वहां पर अच्छे से समझेंगे, ठीक है बच्चों। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, जिनको अगर होमवर्क करना है या समझना है, ये आप पढ़ रहे हैं टेक्स्ट बुक टूलिप सीरीज़ 5, उनके साथ ये शेयर करना। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपको आने वाले टाइम पे और भी ऐसे सॉल्यूशंस मिलते रहेंगे। और अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है या कोई प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो मैं हो सकता है उसके कमेंट पे वैसे ही वीडियो बनाऊंगा, ठीक है बच्चों। तो मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय बच्चों।